हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास 11th फिजिक्स में से डिफरेंट चैप्टर्स में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ बॉय इज व्हीलिंग अ स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन, मतलब कि एक लड़का है जिसने एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है और उसे सर्कुलर पाथ में घुमाता है। अगर वो स्ट्रिंग टूट जाए तो बताओ कि स्टोन के साथ क्या होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि उस स्टोन के साथ क्या होगा। तो अब देखो, जब एक लड़का उस स्ट्रिंग को स्टोन टाई करके घुमा रहा है तो एक सर्कुलर पाथ में वो घुमा रहा होगा। तो तब उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा, उस सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगी। वो जो फोर्स एक्ट करेगी, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जब वो स्ट्रिंग टूट जाती है तब वहाँ कोई फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही होगी ना, सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसीलिए जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन सर्कुलर पाथ के लिए टेंजेंट होगी, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। देखिए, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी दो बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ मास हो, उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है। तो देखिए, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि कोई भी दो बॉडीज है ना, तो एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, कुछ मास होना चाहिए, तो उसके बीच की फोर्स, उसके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फाइंड करें। तो यही कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, देखो, जो इंटरनल एनर्जी की बात हुई यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी परफेक्ट गैस की क्या है। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी परफेक्ट गैस, इनके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या है ये इंटरनल एनर्जी किसी भी परफेक्ट गैस की। ठीक है, क्या ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या पूरी काइनेटिक एनर्जी, आपको यहाँ कंसेप्ट से ही समझ आ जाएगा सब कुछ। देखो, जो इंटरनल एनर्जी है वो एक टाइप की एनर्जी ही है। अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हों उसकी एनर्जी है, या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मोशन में ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी इंटरनल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही इंटरनल एनर्जी भी स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर ही। मैंने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक टाइप की एनर्जी है, और जितने ऑब्जेक्ट्स अगर अर्थ के ऊपर हम ले लें तो उसकी जो एनर्जी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, यानी मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंटरनल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की तरह इंटरनल एनर्जी भी किसी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है। सो यहाँ पर परफेक्ट गैस की बात है, तो हम ऑप्शन ए होली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट गैस भी बता दूँ। परफेक्ट गैस एक्चुअली आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस को ही कहते हैं, जो कि गैस लॉ को जो है ओबे करे, लॉ को जो फॉलो करे एट ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये परफेक्ट गैस होती है, यानी आइडियल गैस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए होली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी परफेक्ट गैस की, उसे होली पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं हम। उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, पोटेंशियल एनर्जी कहो या स्टोर्ड एनर्जी या फिर उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी, एक ही बात है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन डैम्प्ड ऑस्किलेशंस द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स। ये इन दोनों के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, फिर आके इसका ऑप्शन क्या है वो आप समझ जाएंगे। रिस्टोरिंग फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अपोजिट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। हाँ, लेकिन ये होगी प्रोपोर्शनल उसके। ये मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन की इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, उसके अपोजिट में एक्ट करेगी, लेकिन ये उसके प्रोपोर्शनल होगी। अब रेजिस्टिव फोर्स की बात करो तो रेजिस्टिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी जो डायरेक्शन है ना वो बॉडी के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गई, मैग्नेटिक रिपल्शन हो गई, जब एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे किसी दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट,
ठीक है। तो रेजिस्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो है ये आपको, या रेजिस्टिव और दूसरी कौन सी मैंने आपको बताई, दूसरा मैंने आपको बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों आपको पता चल गया। सो यहाँ पर जो डैम्प्ड ऑस्किलेशन है, तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स उसकी डायरेक्शन जो है ना वो सेम डायरेक्शन में भी हो और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, तो एक ही बात है, ये दोनों में हो सकती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट मे बी सेम और अपोजिट, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कंसेप्ट देता है? क्या हीट के बारे में बताता है, क्या टेम्परेचर के बारे में, क्या पावर के बारे में, या नन ऑफ दीज? देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जब कोई भी दो सिस्टम्स या फिर जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो किसी तीसरे सिस्टम के अलग अलग से, तो तब वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। सो टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ पे तो टेम्परेचर की ही बात हुई ना, यहाँ पे कोई हीट की, पावर की बात नहीं हुई, तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात। सो टेम्परेचर इज द राइट ऑप्शन है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। ओके, तो आई होप कि ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।